जैसे ही मैंने स्कूल छोड़ा, मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की और जो भी पैसा कमाया सब सेव किया और यही चीज मुझे मल्टी मिलियनर बना गई और वो लाइफ थी जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। अब ये बात सिर्फ गलत नहीं है, बल्कि ये तो पूरी तरह से नामुमकिन होती। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग जो अमीर बनना चाहते हैं वो पैसे सेव करने के ट्रैप में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो उन्हें आपको मानने पर मजबूर करना है। वो आपको एक ऐसे साइकिल में फंसा देना चाहते हैं जहां आपके पास कभी भी इतना पैसा ना हो कि आप फ्रीली जी सकें। आप मजबूरी में एक ऐसी जॉब करेंगे जो आपको पसंद भी नहीं और तब तक लगे रहेंगे जब तक रिटायर होने लायक सेविंग ना हो जाए। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो इस सिस्टम से निकलना पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये आसान नहीं होने वाला। जब मैं कहता हूँ कि सिर्फ पैसे बचाकर जवान रहते हुए मिलियनेयर बनना मुश्किल है, तो मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपके ड्रीम्स क्रैश कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो इसका उल्टा कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी टाइमलाइन को एक्सेलरेट कीजिए और अभी से अपनी पसंद की लाइफ बनाना शुरू कीजिए जब तक आप यंग हैं और उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर अमीर बनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए, चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। पार्ट 1, आपका पैसा असली नहीं है। क्या आप ऐसे वर्ल्ड में रहना चाहेंगे जहां आपके सारे डिसीजन कोई बैकग्राउंड में छुपा हुआ शख्स ले रहा हो, आपकी जिंदगी को ऐसे कंट्रोल कर रहा हो जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट कर रहा हो? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये रियलिटी के उससे ज्यादा करीब है जितना आप सोचते हैं। सालों से बैंक और सरकार जैसे इंस्टीट्यूशंस उन लोगों का फायदा उठा रहे हैं जिन्हें सही तरीके से पैसे मैनेज करना सिखाया ही नहीं गया, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। स्कूल्स में ये सब सिखाया ही नहीं जाता। पैसा बचाना लोगों को कंट्रोल करने का इल्यूजन देता है, लेकिन इसी दौरान बैंक हमारे सामने ही बड़े प्रॉफिट बना रहे होते हैं। चलिए मैं समझाता हूँ। पहले आप बैंक में अपना पैसा जमा करा कर उसके बदले में गोल्ड डिमांड कर सकते थे। ये समझ में आता है क्योंकि बड़े गोल्ड ब्लॉक्स लेकर घूमना और उनसे चीजें खरीदना काफी इनकन्वीनियंट होता, इसलिए मनी क्रिएट की गई। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता था, लेकिन 1933 में इसे खत्म कर दिया गया और यूएस डॉलर समेत कई दूसरी करेंसीज को फिएट करेंसी बना दिया गया। जो पैसा आपके वॉलेट में है वो फिएट मनी है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट इशू की गई करेंसी है जो किसी फिजिकल कमोडिटी से बैक्ड नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपका डॉलर सिर्फ इसलिए वैल्यू रखता है क्योंकि सरकार ऐसा कहती है, जिससे उन्हें इकोनॉमी पर और ज्यादा कंट्रोल मिल जाता है। वो ये डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा प्रिंट किया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस पैसे के पीछे ज्यादातर लोग भागते हैं और इकट्ठा करते हैं वो असल में मोनोपोली मनी जैसा ही है। इसकी वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि सिस्टम कहता है कि इसकी वैल्यू है। अब इसे और भी दिलचस्प बनाते हुए बैंक आपके पैसा स्टोर करने के लिए 0.5% का मामूली इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, जबकि उसी पैसे से वो जबरदस्त प्रॉफिट बनाते हैं। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि बैंकिंग सबसे अमीर सेक्टर्स में से एक है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले बैंक सिर्फ आपके पैसे को संभालते थे और उससे एक जेन्युइन प्रॉफिट कमाते थे, लेकिन समय के साथ वो और ज्यादा भूखे हो गए नए तरीकों की तलाश में, जिससे वो आपकी सारी मेहनत की कमाई से अपनी इनकम बढ़ा सकें। इसका एक एग्जांपल है सब प्राइम मॉर्गेज की सेलिंग, जो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस की बड़ी वजहों में से एक थी। साफ कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक पूरी तरह से बुरे हैं, वो बस अपने फायदों के लिए काम करते हैं, जैसे कि ज्यादातर बिजनेस करते ही हैं। तो हम उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते कि वो हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं। कई मिलियनियर्स जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं, वो उस पैसे की बचत के लिए बहुत कॉन्शियस हैं जिसे वो गॉड्स मनी यानी गोल्ड कहते हैं। गोल्ड और सिल्वर। इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी एक रियल वैल्यू होती है, फिएट मनी की तरह सिर्फ एक प्रॉमिस्ड वैल्यू नहीं। मेरी राय में ये अमीर लोगों के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये उनकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने का एक शानदार तरीका है। लेकिन इसमें आप अपनी ग्रोथ पोटेंशियल को सिक्योरिटी के बदले ट्रेड कर रहे हैं, जो हर किसी के लिए सही नहीं होता, खासकर जब आप यंग हो और थोड़ा रिस्क ले सकते हो। मैं तो अब भी खुद को 20s का एनर्जेटिक लड़का फील करता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा गोल्ड नहीं रखता, बल्कि मैं बाकी दूसरे एसेट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। उन पर हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। पार्ट 2, आपका पैसा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब जरा ये सोचिए, आपके बैंक अकाउंट में $10,000 पड़े हैं, जिस पर 0.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है, जो पिछले 5 सालों के एवरेज से भी ज्यादा है। अब मान लीजिए आप खुद को 1000 साल के लिए क्रायोजेनिक चैम्बर में फ्रीज कर लेते हैं। जब आप वापस आएंगे और बैंक अकाउंट चेक करेंगे तो उसमें लगभग 1.5 मिलियन होंगे। क्या ये सचमुच अमेजिंग नहीं है? असल में नहीं, ये बहुत बुरा है, क्योंकि 1.5 मिलियन से तब शायद आप वो भी नहीं खरीद पाएंगे जो आज $10,000 में आप खरीद सकते हैं, क्योंकि भले ही पैसे का अमाउंट बढ़ रहा हो, लेकिन हर साल 1.5% वैल्यू कम हो रही है।
अब जाहिर सी बात है कि ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, लेकिन इसका मेन पॉइंट यही है, अगर आप अपने पैसे को बस बैंक में रखे रहने देंगे तो वो धीरे धीरे इन्फ्लेशन की वजह से अपनी वैल्यू खोता चला जाएगा साल दर साल। मैंने ये खुद देखा है। जो $1 आज है वो पहले मुझे बहुत कुछ दिला सकता था। एक समय था जब $1 से मैं मूवी टिकट, पॉपकॉर्न का पैकेट और वापसी में चिप्स भी खरीद सकता था, और आज $1 से तो मुझे एक टैंगो आइस ब्लास्ट स्लशी भी नहीं मिलेगी। जो भी हो, पता नहीं ये क्या होता है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस वक्त यूएसए में इन्फ्लेशन रेट 3.67% रिपोर्ट किया गया है, लेकिन असलियत में ये शायद इससे कहीं ज्यादा होगा। इन्फ्लेशन को मापने का तरीका इतना मैनिपुलेटेड होता है कि इस पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल हम उसमें नहीं जाएंगे। मेन पॉइंट ये है कि आपका पैसा हर सेकंड अपनी वैल्यू खोता जा रहा है। लेकिन ऐसा होता क्यों है और इसे रोक क्यों नहीं सकते? पहला कारण है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका एक अच्छा उदाहरण है वो टाइम जब पेंडेमिक के दौरान कारों की कमी हो गई थी। इससे सेकेंड हैंड कारों की डिमांड बढ़ गई और उनकी कीमतें भी ऊपर चली गई। दूसरा कारण है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मुझे ये अच्छे से पता है क्योंकि मैं हाल ही में कुछ घर बना रहा था और बिल्डिंग मटेरियल्स और मजदूरी की कीमतें तो सीधा छत के पार जा रही थी। तीसरा कारण जिसके बारे में हमेशा बात होती है वो है बढ़ती मनी सप्लाई। जब पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाता है लेकिन प्रोडक्ट्स की संख्या उतनी नहीं बढ़ती तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। सिंपल भाषा में बहुत ज्यादा पैसा और कम चीजें हों, जैसे जब लॉकडाउन के दौरान फ्री मनी इकोनॉमी में पंप की गई थी, तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ सकते हैं कि आपकी सेविंग्स हर तरफ से खत्म हो रही हैं। पार्ट 3, खर्च करना कोई समाधान नहीं है। हम एक कंजम्पशन सोसाइटी में जी रहे हैं जहां हमें मेंटली इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि हम एक तय तरीके से बिहेव करें। आपको बचपन से ही झूठ सिखाया गया है, माता पिता, दोस्त, टीचर्स, और इसी वजह से कई बार आपको ऐसी चीजें करने के लिए ट्रिक किया गया जो आप असल में करना ही नहीं चाहते थे, और आपको इस बात का कभी एहसास भी नहीं हुआ। तो मैं आपको वही चॉइस दूंगा जैसे मॉर्फियस ने नियो को द मैट्रिक्स में दिया था। आप ब्लू पिल लेते हैं और अगले दिन उठकर उसी पर यकीन करते हैं जिस पर आप करना चाहते हैं, या फिर रेड पिल लेते हैं और समझते हैं कि ये रैबिट होल कितना गहरा है। अब क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने कौन सी पिल ली, मैं मान लूंगा कि आप सच जानना चाहते हैं। अगर आप पैसे को सिर्फ चीजें खरीदने का जरिया समझने के बजाय वेल्थ ग्रोथ का टूल मानेंगे तो आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप हासिल करना चाहते हैं। और हाँ, ये जरूरी है कि आपके पास 3 से 5 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस के बराबर इमरजेंसी फंड हो, लेकिन इसे आप सिर्फ आखिरी ऑप्शन के तौर पर ही इस्तेमाल कीजिएगा और बिना सोचे समझे इसे कैरिबियन ट्रिप पर जाने के लिए बिल्कुल मत छेड़िएगा। पार्ट 4, सिस्टम को हराने का तरीका। मार्केट्स हिस्टोरिकली हर साल एवरेज 8 to 10% रिटर्न देती हैं, जो ज्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल ये गारंटी नहीं है, लेकिन अगर हम पिछले 100 सालों के डेटा को देखें तो ये काफी भरोसेमंद लगता है, और मेरा एक्सपीरियंस भी यही रहा है। एक इन्वेस्टिंग ऐप में लॉग इन करना और S&P 500 जैसे लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स खरीदकर लॉन्ग टर्म होल्ड करना बेहद आसान है, लेकिन इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले आपको 4 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज है लो प्राइसिंग और ट्रांसपेरेंट फी स्ट्रक्चर। खासकर ETFs में इन्वेस्ट करने के लिए कोई हिडन चार्ज ना हो, क्योंकि अगर हर बार जब आप ETF खरीदेंगे और 1% फी लग जाएगी तो आपके रिटर्न धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। दूसरी चीज है मनी मार्केट फंड्स में इन्वेस्टमेंट की सुविधा। ये सेविंग अकाउंट से बेहतर इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, लेकिन स्टॉक्स की तरह ज्यादा रिस्की नहीं होते। मनी मार्केट फंड्स असल में गवर्नमेंट, बैंक्स और कॉर्पोरेशंस के हाई क्वालिटी शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं और आपको हर महीने की पहली तारीख को इंटरेस्ट, जिसे यील्ड भी कहते हैं, मिलता रहेगा। लेकिन याद रखिएगा कि मनी मार्केट फंड्स इंश्योर्ड या गारंटीड नहीं होते, जबकि सेविंग अकाउंट्स FSCS प्रोटेक्शन के तहत आते हैं और उनका नुकसान कम होता है। तीसरा एक मल्टी करेंसी अकाउंट है जिसमें आप अपने बिना इन्वेस्ट किए कैश पर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। मतलब ब्रिटिश पाउंड और US डॉलर पर 4.5% तक और यूरो अकाउंट पर 3.25% तक का रिटर्न मिल सकता है। और हाँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे पास ढेर सारे स्टॉक्स का ऑप्शन हो, क्योंकि मुझे वो प्लेटफॉर्म्स पसंद नहीं जो मुझे लिमिट करते हैं। अब यही सब चीजें लाइट ईयर इन्वेस्टिंग ऐप में मिलती हैं और इसमें 3500 प्लस स्टॉक्स और ETFs अवेलेबल हैं। बस एक क्लिक और पूरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अभी ये लोग टिलबरी कोड से साइन अप करने पर $10 का फ्रैक्शनल शेयर भी फ्री दे रहे हैं। फ्री मनी, व्हाई नॉट? बाय द वे, ये वीडियो एक फाइनेंशियल प्रमोशन है और इस कोड या एफिलिएट लिंक से मुझे भी कमीशन मिलता है, जो इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करता है। पार्ट 5, अभी से शुरू करना जरूरी है।
लोग अक्सर बहुत सारा पैसा सेव करके उसे एक सेफ्टी नेट मान लेते हैं। मैंने तो कई लोगों को ये कहते सुना है कि अकाउंट में बड़ा नंबर देखना अच्छा लगता है, बट दे डोंट रियलाइज कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। कितनी ही बार ऐसा हुआ कि आप बस साइड में बैठे रहे, दूसरों को पैसा कमाते देखा और फिर ये सोचा यार मेरी बारी कब आएगी। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने पिछले कुछ सालों में बस अपने पैसे सेविंग अकाउंट में रखे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें रिस्क लेने से डर लगा, और अब देखिए क्या मिला। सबसे डरावनी बात यह है कि सबसे बड़ा रिस्क अक्सर ये होता है कि आप रिस्क ही नहीं लेते और फिर आप कुछ क्रेजी क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट प्रॉफिट से चूक जाते हैं। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि टेस्ला स्टॉक ओवर वैल्यूड है और इस वजह से वो उसे अटैच नहीं करते और इंतजार करते हैं कि कीमत गिरे ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन चीजें बहुत जल्दी बदल सकती हैं। अगस्त और अक्टूबर 2021 के बीच टेस्ला स्टॉक $700 से बढ़कर $900 के करीब पहुंच गया। तो यहाँ पर वेटिंग का कॉस्ट 35% है, लेकिन अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आपको $700 का पूरा स्टॉक खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते थे और एक फ्रैक्शनल शेयर खरीद सकते थे। तो अगर आपने $100 इन्वेस्ट किए होते तो आपको $35 मिल जाते। इसके अलावा यूजुअली सेविंग अकाउंट की ब्याज दर 0.06% है। यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बैंक आपसे आपका पैसा लेकर उसे बहुत बड़ी दरों पर निवेश और लोन में देता है। देखिए, पैसा जो है वो इमरजेंसी, एंजॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए है, इसलिए आपको हर समय सब कुछ 24/7 अवेलेबल नहीं रखना चाहिए। वैसे मेरे सभी अमेरिकी दर्शकों के लिए आप मोमो पर साइन अप करके $2000 तक के 16 फ्री स्टॉक्स पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये दरअसल फ्री मनी है और एक बेहतरीन निवेश प्लेटफॉर्म है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पैसा नहीं बचाता, क्योंकि बिल्कुल मैं बचाता हूँ। सच कहूँ तो मैंने हमेशा ज्यादा पैसा बचाया है जितना ज्यादातर निवेशक करते हैं। हालांकि ये सोचना कि सारा पैसा बैंक अकाउंट में रखा जाए, ये बूमर थिंकिंग है। शायद ये मेरे जमाने में काम करता था, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं और हमें इसके हिसाब से ढलना होगा। मैं भविष्य को लेकर काफी आशावादी हूँ, क्योंकि लोग सच में अपनी फाइनेंशियल स्थिति पर कंट्रोल पा रहे हैं, जो एक अच्छा साइन है। सच तो ये है कि पैसा एक उपकरण है जिसे इकट्ठा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको सारा पैसा साइड लाइन पर नहीं रखना चाहिए। इसे बाहर जाने और खेलने देना कहीं ज्यादा बेहतर है। अक्सर जो सबसे बुरा होगा वो ये है कि आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप पहले थे। याद रखें, जो शॉर्ट्स आप नहीं लेते उन पर आपको 100% चूक होती है। तो मैं अगले वीडियो को वहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन अभी उस पर क्लिक मत कीजिए। अगर आप अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले